नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला। आपका मैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, देश के प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से अमेरिका में स्वागत हो रहा है उसे देखकर दुनिया दंग है। प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी खुद कर रही है। जहां जहां मोदी जा रहे हैं वहां वहां मोदी के जयकारे से पूरा अमेरिका मोदी में हो चुका है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के पहले चीनी राष्ट्रपति को अमेरिका ने तानाशाह डाला है। मतलब साफ है कि अमेरिका भी ये सब जानता है, भारत ही उसका सच्चा दोस्त है। जो तस्वीरें अमेरिका से आ रही हैं उसे देखकर दुनिया तो जहां दंग है, वहीं चीन और पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है, जल रहा है। खास बात यह है कि चीन को बहुत परेशानी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत देख हर हिंदुस्तानी का कलेजा 56 इंच का जरूर हो चुका है। इसे लेकर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले एक रिपोर्ट। भारत के स्कूलों में बेटियों की शिक्षा के लिए पीएम मोदी ने जो मिशन चलाया, उसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। बेटियां पढ़ेंगी और बेटियां बढ़ेंगी, ये मोदी का सपना है। जो सच हुआ तो यूएस की प्रथम महिला जिल बाइडेन की जुबान पर पीएम मोदी की तारीफों के बोल आ गए। We're celebrating the families and friendships that span the globe, those who feel the bonds of both of our countries. Investing in America agenda, we're creating millions of good jobs in growing industries. उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। Investing in America agenda, we're creating millions of good jobs in growing industries. उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पीएम मोदी और जिल बाइडेन ये सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि सभी भारतीय, विशेष रूप से लड़कियों को शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलते रहे। जिल बाइडेन ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो हमें उन युवाओं में निवेश करने की जरूरत है जो हमारा भविष्य है। If we want our economies to be strong, we need to invest in young people who are our future. We need to ensure that they have the opportunities that they deserve. Through Joe's Investing in America agenda, we're creating millions of good jobs in growing industries like clean energy and manufacturing. And we're bringing together our entire administration, including agencies like NSF, to partner with employers, unions, schools, and local governments so we can ensure that students have what they need to pursue these careers. That's the Biden education pathway. It starts with free, high-quality, universal preschool and creates a high school experience that prepares students for their next steps. पीएम मोदी और जिल बाइडेन ने अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। यहां मोदी ने अमेरिका और भारत के छात्रों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मुझे यहां आते ही इतने युवा और क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला। फ्रेंड्स, आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है। वहीं व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, इसे एक बार गौर से सुनिए। अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work,
and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following 3 words: we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। In the post-COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability, and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. फ्रेंड्स, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-US relations and various regional and global issues. I'm sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the US Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप्स हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सबसे कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और इस संबोधन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। इससे पहले 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी संसद में संबोधन हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने
क्या क्या कहा, एक बार यह मैं आपको बता देता हूं। भारत दुनिया में अमन का पैरोकार है, सबको साथ लेकर चलता था। इसके साथ साथ मोदी ने कहा कि हमारे 7 करोड़ नागरिक भयमुक्त हैं और यही हमारी असली ताकत है। हमारे संबंधों के इतिहास में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है और उसको पार भी नहीं किया जाता। अमेरिका से कारोबारी और निवेश में रिश्ते मजबूत हुए हैं। भारत यूएस समाजों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। अमेरिका के साथ मेरे सपनों की सूची लंबी और महत्वाकांक्षी है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी शांति स्थापित कर सका। अमेरिका के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग को हम और मजबूत करेंगे और यह करना बेहद जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अतीत की बाधाओं को पार कर अमेरिका के साथ एक नया दौर भी शुरू किया जाएगा। ये उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और एक बार फिर से वो कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद, यानी कि फिर से वो संसद को संबोधित करेंगे। खासकर बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत अभी चल रही है। व्हाइट हाउस में यह द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल बातचीत चल रही है। रात 10 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन संयुक्त बयान देंगे, यानी कि ये साझा करेंगे कि हमने आखिर किन किन मुद्दों पर करार किए हैं और दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं तमाम मुद्दों के जरिए, तमाम विषयों के जरिए। वहीं भारत अमेरिका में कई बड़े रक्षा करार भी हो सकते हैं। क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा चल रही है और इस वक्त दोनों महाशक्तियों के प्रतिनिधि आपस में बातचीत कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, व्हाइट हाउस में यह वार्ता चल रही है और राजकीय सम्मान जो कि आज दिया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारत की क्षमता, भारत की ताकत किस तरीके से बढ़ रही है। तो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है और इस वार्ता में भारत और अमेरिका के बीच अब आने वाले संबंध किस तरीके से होंगे, कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे जिन पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर करार होंगे, चाहे वो रक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर मामला हो तमाम और दूसरे क्षेत्रों से। चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान, कुछ एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आदित्य कोठारी हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, सीधे यूके से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और सुरेंद्र लाली भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब से। बख्शी साहब, दोनों देश, दोनों महाशक्तियों के नेताओं की इस वक्त बातचीत चल रही है, राष्ट्राध्यक्षों की बात चल रही है। बातचीत इस बात को लेकर हो रही है कि किन मुद्दों के जरिए आगे बढ़ा जाए और कौन से वो विषय हैं, कौन से वो क्षेत्र हैं जिन पर करार की बात भी की जा रही है। बख्शी साहब, क्या माने, ये द्विपक्षीय वार्ता जो चल रही है वो आने वाले समय में भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी कितनी जरूरी है? शुक्रिया आपके प्रोग्राम में लाने के लिए जी। ये जो हमारे पास वार्ताएं चल रही हैं अमेरिका के साथ में, सबसे बड़ी चीज जो है आपको पता होना चाहिए कि जब दो देश पास आते हैं और स्पेशली डिफेंस डील्स जो होती हैं उनको सबसे पास में लेके आती हैं। जब डिफेंस के साथ साझा होता है तो आप देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसीज भी अकॉर्डिंगली इसी तरीके से बनती हैं। अगर एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हो, जी सिर्फ बेचने और खरीदने का सिलसिला नहीं, जब जॉइंट वेंचर्स की बात होती है तब ये मामला आता है। और इसीलिए अब आप देखेंगे कि अमेरिका और भारत अब साथ आ रहे हैं। हम डिफेंस डील की अभी बात कर रहे हैं, तो ऐसी डिफेंस डील्स की बात हो रही है जो अमेरिका समझता है कि भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए हमको भारत को ये चीजें की पूर्ति करनी पड़ेगी। क्यों शक्तिशाली बनाना चाहता है भारत को? क्योंकि अमेरिका ये नहीं कि हमको बहुत प्यार करने लगा है, अभी अमेरिका को हमारी जरूरत और बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि अमेरिका एशिया पैसिफिक जोन, साउथ चाइना सी सारी एरिया में जो उसका आधिपत्य है और जो उसके साझेदार जो कंट्रीज हैं जो उसके साथ में हैं, उनको जो खतरा है उसको दूर करने के लिए, यानी कि चाइना से जो खतरा पैदा हो रहा है,
चाइना उनके आइलैंड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, उनके फिशिंग जोन्स रोक रहा है, ट्रेड रूट रोक रहा है। इस सब को कर्ब करने के लिए उनकी रक्षा की बहुत जी जरूरत बख्शी है। साहब, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूं क्योंकि स्मृति ईरानी इस वक्त कुछ बोल रही है, एक बार उनको सुन लेते हैं। विकास का भी चंदन की लकड़ी है मैसूर से, कारीगर है जयपुर का, साथ में उसमें चावल है उत्तराखंड का, चांदी है पश्चिम बंगाल से, गुड़ है महाराष्ट्र से, नमक है गुजरात से, तिल है वहाँ पे तमिलनाडु से। भारत की विविध उपलब्धि, भारत की विविध अपेक्षा, भारत के यहाँ से विविध जो हम लोग आर्थिक परिणाम दे सकते हैं और हमारी इकोनॉमिक विविधता, उसका एक बहुत बड़ा वो गिफ्ट संकेत है। श्रीमती बाइडेन को एक ग्रीन डायमंड दिया गया है। मुझे लगता है उसको सूक्ष्म दृष्टि से नहीं, इकोनॉमिक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान डायमंड पॉलिशिंग एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण विश्व जो अपनी आर्थिक जेम एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री उसमें बन चुका है। लैब ग्रोन डायमंड एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी है हिंदुस्तान की, और लैब ग्रोन डायमंड विश्व में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है हिंदुस्तान के लिए। तो हिंदुस्तान की पोटेंशियल को दर्शाने वाले गिफ्ट्स प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के प्रति समर्पित किए हैं। अमेरिका के साथ आज भारत की बराबरी की दोस्ती देखने को मिल रहा है। पहले जिस तरह से अमेरिका इतना बड़ा अर्थव्यवस्था था उसको लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि हिंदुस्तान अब आंख झुकाकर नहीं, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। वो वक्त गया जब जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे बिसात पर हिंदुस्तान सिर्फ एक मोहरा था, एक पॉन था। गेम सेट मैच मोदी। मैम आगे किस तरह से देखती हैं, भारत के लिए कई सारे बिजनेस टाइकूनों से प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई, भारत में कितने इन्वेस्टमेंट आएंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, 191 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड रिलेशनशिप 2022 में रहा। आज जब लोग हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच के संबंधों को डिफेंस की दृष्टि से देखते हैं तो वो एक संकुचित दृष्टिकोण होगा। आज AI हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर हो, या उच्च शिक्षा के संस्थानों के बीच में संवाद अथवा उनके बीच का करार हो, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए नए अवसर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, उसमें, एकेडेमिया में, हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में और भी मुझे लगता है ना सिर्फ उजागर हो रहे हैं बल्कि सुदृढ़ भी हो रहे हैं। तो बख्शी साहब, असल में जो स्मृति ईरानी बता रही थी कि क्या क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से क्या क्या लेके गए हैं और श्रीमती बाइडेन को उन्होंने उपहार में क्या दिया है, ये सिर्फ वस्तु नहीं है बल्कि भारत का प्यार है, एक संकेत है, एक विविधता है जो दी गई है, और ये संकेतों के जरिए, प्यार के जरिए ये एक संबंधों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएगा। बख्शी साहब, चूंकि चर्चा हम ये कर रहे थे कि किस तरीके से ये उपयोगी है मुलाकात, इसके साथ साथ अगर रक्षा के मामलों में देखें, क्योंकि कई सारे करार रक्षा को लेने होने वाले हैं, भारत को अमेरिका वो टेक्नोलॉजी देने जा रहा है, अब तमाम ऐसे इंजन हैं जो कि अब हिंदुस्तान में बनेंगे, उन्हें लेकर आप क्या मानते हैं, किस तरह का संदेश? सबसे बड़ी बात है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे जी, बहुत चीजें होंगी, पर भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय डिफेंस के में स्वावलंबी बनने की। बाकी चीजें तो लेन देन तो चलता रहेगा जी, पर आपको अपनी रक्षा करनी है और रक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उसमें स्वावलंबी बनना जरूरी है। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी पूरी तीनों सर्विसेज की है, हमारे पास इंजन नहीं है, ना टैंक के लिए, ना शिप्स के लिए, ना एयरक्राफ्ट के लिए। और इस समय जब हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे पहले इस्तेमाल होता ही है ग्राउंड अटैक फाइटर, जो लड़ाई को दुश्मन के खेमे में ले जाता है, आपको उसका अभाव को पूर्ति करने के लिए आपको स्वावलंबी बनना है अपने इंजन बनाने के लिए। अभी तक हम इंजन नहीं बनाते रहे, यहां तक कि हमने एक एयरक्राफ्ट बनाया था जिसको HF-24 कहते थे, जिसको मैंने उड़ाया हुआ है। वो मैक 2.6 क्लियर था इन द विंड टनल, पर उसमें इंजन नहीं ठीक ढंग का लगा था। तो 2 नैट इंजन लगे थे ऑर्फियस के, तो वो उसको पूरी की पूरी उसकी कैपेबिलिटी नहीं हासिल करने देते थे स्पीड के हिसाब से। और उसको क्योंकि हम स्वावलंबी नहीं थे, रशिया ने हमारे हाथ मरोड़े और हमारे 3 स्क्वाड्रन डाउन करवा दिए और अपने MiG-23 भेजे। जब आप डिफेंस में स्वावलंबी नहीं होते तब आपकी झुकना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। चाहे इसलिए रशिया ने हमको MiG-21 बनाने नहीं दिया, पर चाइना ने उसको ठेंगा करके दिखा के उसका MiG-21 बनाया। F-7M, F-7P श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान सबको दिया। अभी तक वो फ्लाई कर रहे हैं MiG-21, जिसको हम फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, और हमने ग्राउंड कर दिया। ये क्यों था? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक थी।
क्यों वीक थी? क्योंकि हम डिफेंस में स्वावलंबी नहीं थे। ये प्रॉब्लम है हमारे को। तो ये इसको दूर करने के लिए सबसे पहले इंजन की जरूरत है। इंजन आ गया आपके पास में। अब आने का मतलब है अभी तो आप उसको लाइसेंस प्रोड्यूस करेंगे, पर धीरे धीरे आप उसको में R&D करेंगे, जिसका हम मिनिमम स्पेंड करते हैं। तभी हमने अपना R&D कभी किया नहीं। प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाएंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री को लगा के जो HAL को और DRDO को चैलेंज करेंगी, और रेस जो हेल्दी कंपटीशन होगा, आप फिर अपने वेपन्स बनाएंगे। अब M777 हो, उसके एडवांस मॉडल होंगे, आपका स्ट्राइकर बिल्कुल साफ तौर पर आपका यह कहना है कि भारत को डिफेंस के मामले में भी स्वावलंबी होना जरूरी है, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और ये संकेत भी साफ तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जो GE एरोस्पेस है वो हिंदुस्तान एरोनेट के साथ अब एक अलग संकेत पेश करने जा रही है। सुरेंद्र लाली साहनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं। साहनी साहब, एक संकेत है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो स्वागत है, ये जो राजकीय सम्मान है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। ये अमेरिका में रह रहे करीब 4 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, उनका यह सम्मान है। तो कुल मिलाकर एक संकेत है, और भारत स्वावलंबी होने वाला है। जैसा कि खुद बख्शी साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उनका संकेत यह है कि आप अगर डिफेंस में स्वावलंबी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, तो आपकी क्षमता बढ़ती है, आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर हुंकार भर सकते हैं। वहीं तमाम ऐसे और बिजनेसमैन हैं, जिसमें टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क, उन्होंने भी संकेत दे दिए कि वो भारत आना चाहते हैं, वो वहां पर आकर संकेत देना चाहते हैं। स्टारलिंक जैसी बातें आ रही हैं। एक जो बड़ी बात की जा रही है, जिसका संकट पूरे देश में दिखा जा रहा है, और वो संकट कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का है। वो भी बाजार भारत की तरफ अब खुलता हुआ दिखा रहा है, और इस वक्त दोनों महाशक्तियों के बीच बातचीत चल रही है। बातचीत यानी कि द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें बहुत सारे संकेत और संदेश भारत के लिए। किस तरह से? नमस्कार मनोज जी। जी नमस्कार। Am I live? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी आपकी आवाज आ रही है, बताएं। सबसे पहले इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर, एंड ये एक लैंडमार्क मूवमेंट है, क्योंकि मैं यूएस में भी रहता हूं और यहाँ भी हूं, और अब तक वी हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग and exporting goods where there was no involvement of technology, because अब देखिए ज्वेलरी जाती रही, हैंडीक्राफ्ट जाती रही, but now the world has changed and we are not a inexpensive country anymore. और अब की जो अग्रीमेंट्स हो रही हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि मनोज जी ने कहा, सेमीकंडक्टर्स, एजुकेशन, साइंस एंड हेल्थ, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। तो अब क्या है कि अब इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना है। एंड एज बख्शी जी ने भी कहा कि स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है, और मैं उस एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन भी हूं जो इंडिया में है, स्वावलंबी भारत का। तो वंस वी गेट द टेक्नोलॉजी, देन इट फर्दर एम्पावर। Your Excellency, you've always been India's friend and well-wisher for a very long time. And whenever you have, और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। सीधे उनकी तस्वीर है। सानी साहब, आपको रोकेंगे, सीधी तस्वीर अमेरिका से। Our goal is to become India's best friend, and it is this personal commitment of yours towards India that is inspiring us to take many bold and ambitious initiatives. Today, India and the US are walking shoulder to shoulder in every field, from the depths of the oceans to the heights of the skies, from ancient culture to artificial intelligence. डिप्लोमेटिक दृष्टि, जब किन्हीं दो देशों के बीच संबंधों की बात की जाती है, तो अक्सर औपचारिक ज्वाइंट स्टेटमेंट, वर्किंग ग्रुप्स और MOU उसी के दायरे में आमतौर पर बातचीत होती है। इसका अपना महत्व है ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का असली इंजन हमारे मजबूत पीपल टू पीपल संबंध है, और इस इंजन की एक जोश भरी दहाड़ हमने अभी बाहर व्हाइट हाउस के लोन पर भी सुनी है। Excellency, whenever there is talk of relations between any two countries from a diplomatic point of view, people often talk about some formal joint statements, working groups, MOUs.
All these definitely have their own importance, but the real engine of the India-US relationship is our strong people-to-people ties. And we just heard a spirited roar of that engine out on the White House lawns. एक्सेलेंसी, जैसा आपने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा, आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक साझेदारी मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। Your Excellency, as you said, and I would like to reiterate that, in today's rapidly changing global situation, all eyes are on the two largest democracies of the world, India and America. I believe that our strategic partnership is important for welfare of the humankind, global peace and stability, and for all countries believing in democratic values. And this is important than ever before. I am confident that working together we will be successful in enhancing the strengths of the whole world. आज हमारी बातचीत में हम ऐसे ही कई मुद्दों पर बात करेंगे और अपने स्ट्रेटेजिक संबंधों को नए आयाम से जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको आपकी मित्रता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। We will talk about many such issues today. We will add new dimensions to our strategic partnership. I once again express my heartfelt gratitude to you for your friendship. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Thank you. तो जैसा कि आप देख रहे थे कि दोनों महाशक्तियों के बीच जो बातचीत हुई है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसके बाद एक संयुक्त स्टेटमेंट यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है और उसमें एक संकेत देने की कोशिश की है, जिसका जिक्र अभी आपने देखा जो बाइडेन भी कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बता रहे थे कि ये जो द्विपक्षीय वार्ता है, दोनों देशों की, दोनों महाशक्तियों की जो वार्ता है, जो चर्चा है, जो बातचीत हुई है, ये कहीं आगे आने वाली है और ये 21वीं सदी के लिए, आने वाले समय में 21वीं सदी के लिए एक बेहतर संकेत के तौर पर दिखाई देगी। भारत अमेरिका का ये रिश्ता 21वीं सदी में सबसे अहम होगा, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि जो बाइडेन ने कही है। ये संकेत वो पहले ही दे चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं और क्या कहूं, बल्कि ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का है, ये अमेरिका में रहे भारतीयों का सम्मान है और व्हाइट हाउस के द्वारा भारतीयों का जो स्वागत किया गया है वो खुले दिल से किया गया। तो सुरेंद्र लाली साहनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए, उनसे हम चर्चा कर रहे थे। साहनी साहब, दोनों देशों के जो महाशक्तियां उनकी बातचीत जो है खत्म हो चुकी है, द्विपक्षीय वार्ता जो चल रही है कि जिसमें एक संकेत होता है कि किन किन मुद्दों पर आपको आगे बढ़ना है, कौन कौन से मामलों पर करार करना है और ये बहुत ही एक बेहतर मानी जा रही है, सकारात्मक संकेत इसमें दिखाई दिया है, क्या समझे? मैं मनोज जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात कही, मैं उसी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा बिकॉज उन्होंने अभी कहा कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। जी, अब एक जमाने में जो हिंदुस्तान से पढ़ के, आईआईटी से पढ़ के, मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाता था तो उसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता था, एंड फॉर राइटफुल रीजंस बिकॉज एजुकेशन वाज सब्सिडाइज्ड। आज वही ब्रेन जो ड्रेन था वो हमारा गेन बन गया, क्योंकि नेट के इस तरफ भी हिंदुस्तान है और नेट के उस तरफ भी हिंदुस्तानी है। मोस्ट ऑफ द सीईओज ऑफ मोस्ट कॉर्पोरेशंस इन अमेरिका आर इंडियंस। तो ये जो पीपल टू पीपल जो अभी प्रधानमंत्री जी ने, ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इतनी बड़ी बन गई है कि दोनों तरफ खून तो हिंदुस्तानी ही है। जी, आदित्य कोठारी है, विदेशी मामलों के जानकार, एक बार उनके पास भी चलते हैं। कोठारी साहब, किस तरीके से देखें, क्योंकि जो तमाम भारतीय हैं खासकर अमेरिका में 12,000 लोग यानी कि 50 अमेरिका के 50 राज्यों के 12,000 लोग वॉशिंगटन पहुंच गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए एक उत्साह है, एक कह सकते हैं कि भारत के लिए एक नए सूरज का उदय है। किस तरह से तुम समझें? मनोज जी, पहले तो नमस्कार और थैंक यू फॉर मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। देखिए,
ये जो विजिट है मोदी साहब का, इससे हमको साफ यही नजर आता है कि मोदी साहब का जो ब्रांड ट्रैक्शन है ग्लोबली, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड ओवर, वो एक तरीके से एकदम ऊपरी ऊंचाई पर है। जी। और इसमें इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जो फाइनेंशियल पर्स है आज के जमाने में, जिस हिसाब से वो राइज हो रही है, जिस हिसाब से हिंदुस्तानी स्पेंड पावर है, यूएस भी चाहता है कि वो जो एक पाई है वो भी उस हिस्से का एक हकदार बनना चाहता है। और इसीलिए जितनी प्रोत्साहन आपको हिंदुस्तान में नजर आती है, जितनी एक्साइटमेंट आपको हिंदुस्तान में नजर आती है विजावी ये मोदी साहब की ट्रिप से, उससे उतनी ही ज्यादा एक्साइटमेंट आपको अमेरिकन कॉरिडोर्स में भी नजर आती है कि भाई भारत का जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर आया है, एंड हमारे जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है, हमारे जो डेमोक्रेटिक गोल्स है, जो हमारे जो एम्स है टुवर्ड्स ग्रीन रेवोल्यूशन, टुवर्ड्स एआई टेक्नोलॉजी, वो हम सब साथ में मिलकर बनाएंगे। तो ये जो अभी सानी साहब ने भी जो कहा कि हिंदुस्तान के मतलब दरार के इस पार भी हिंदुस्तानी और उस पार भी हिंदुस्तानी, एंड बोथ विल कोलैबोरेट टू वर्क टुगेदर, ये हमको अब साफ साफ नजर आ रहा है। 2000 के दशक में हमारी ट्रेड करीब 20 बिलियन के आसपास थी, वो आज करीबन 160 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है 23 सालों में। तो वो एक तरीके से आपको क्लियर इंडिकेशन देता है कि यहाँ से वी विल ओनली ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड पिलर टू पिलर। ये करते हैं। बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, अगर इन 9 सालों में हम समीक्षा करें केंद्र सरकार के कामों की, तो आर्थिक मंच पर बहुत सारे सुधार हुए हैं, सामाजिक स्तर पर भी कई सारे काम हुए, बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं। लेकिन अगर देखें तो रक्षा के मामलों में, क्योंकि भारत और भारत की सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर हम संसाधनों का जिक्र करें तो भारत कहीं ना कहीं पीछे रहा है। और जब तक वो अमेरिका जैसे देश के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं करता टेक्नोलॉजी पर या तमाम जो अत्याधुनिक संसाधन हैं, खासकर सेना के, चाहे वो इंजन हो या फिर तमाम ऐसे हथियार हो, तब तक भारत एक मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचता, तब जबकि वो अपने आसपास ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो उसे अच्छी नजर से नहीं देखते। थैंक यू वेरी मच। आपने जो ये सवाल पूछा है ये इतना लोडेड है जी, पर ये बहुत अहम सवाल है कि इतने साल हो गए हमारे पास एक ऑनेस्ट राइफल नहीं थी। क्या मतलब है? क्यों नहीं थी? कौन जवाब देगा इसका? इसका जवाब चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास राइफल नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं थी। ये कोई थोड़ी बच्चा कह रहा है कि मेरा ज्योमेट्री बॉक्स गायब हो गया, पता नहीं क्यों गायब हो गया। ये ऐसा गेम नहीं है। ये हमारी पॉलिसीज की प्रॉब्लम है, हमारी थिंकिंग की प्रॉब्लम है। हमारी थिंकिंग थी हम महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध के देश हैं, हम लड़ाई नहीं करेंगे। यहां तक कि हमारे पहले प्रधानमंत्री ने बोला था हमें फौज की जरूरत नहीं है, हम पुलिस से काम चला लेंगे। उसने ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर को बोला था, आर्मी चीफ को, जो जा रहा था, जो हमें चाइना के खिलाफ वार्न किया था उसने, तो ये जवाब दिया था। कभी 62 में आपकी ऐसी हार हुई है कि जैसे दुनिया में किसी की हार नहीं हुई होगी। क्यों हुई? क्योंकि हमारी थिंकिंग गलत है और हमारी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी थी। रैंड कॉर्पोरेशन ने 1995 में तो पार्लियामेंट को उसका लेटर पर पहुंच गया था पार्लियामेंट में कि भारत के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास डॉक्ट्रिन नहीं है। मतलब ये तभी सन 62 में जब चाइनीज घुस रहे थे तो एक दूसरे को टेलीफोन पे पूछ रहे थे यार एयरफोर्स को लगाए कि ना लगाए, शायद वो हमारे बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास में बॉम्ब डाल देंगे। अरे इन मूर्खों को पता नहीं था कि चाइना के पास सिर्फ 4 जहाज थे और उनकी भी रेंज नहीं थी और उनको भी फ्यूल प्रॉब्लम थी, वो तेजपुर के आगे नहीं आ सकते थे। पर क्योंकि हमारे को ये ऐसा माहौल पैदा किया गया था, पॉलिटिकल माहौल, कि कोई बोल नहीं सकता था। आप फौज क्या कर लेगी? आप अपने बीवी बच्चों को नहीं बचा सकते थे उस समय। तो ये प्रॉब्लम थी। इसको अभी पिछले 9 साल की बात कर रहे हैं, अब दूर होनी शुरू हुई है। हालांकि ये नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, पर उतना काम नहीं किया जो कि बेसिक चाहिए था। जब राइफल नहीं थी तो आप खरीद रहे थे। खरीदना सबको बड़ा पसंद आता है। हमारे जो पैनलिस्ट बैठे उनको पता होगा ये मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। क्यों आपको खरीदना पसंद आता था? क्योंकि कट मिलता था। तभी तो डिफेंस डील में, हर एक डील में स्कैंडल है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि सब पैसा कमाना चाहते हैं। तो सबने एचएएल को कहा, डीआरडीओ को तुम सामान मत बनाओ, हम खरीद लेंगे। ये जब रवैया था तब ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मोदी साहब ने सबको ठोक के ठीक कर दिया है और उन्होंने सबको बगल में कर दिया है, कहा कि ये काम ऐसे होगा।
तभी मोदी साहब के खिलाफ लोग ऐसे जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अब जी। उनको डील कट नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम है। तो अब आपको ये जो इंजन नहीं बना रहे थे, कोई इसलिए नहीं बना रहे थे कि अगर हमने इंजन बनाना शुरू कर दिया तो हमने सामान हमारा अपना बनेगा तो बाहर वाला बेचने वाला कैसे आएगा? जी। बेचने वाला तो तब आएगा जब आपके पास आपको चीज जरूरत है। जब आपके घर में ही गेहूं उग रहा है तो आप थोड़ी पंसेरी की दुकान में जाओगे। तो ये सारा प्रॉब्लम थी हमारे को। इस प्रॉब्लम को दूर किया, हमारी डॉक्ट्रीन की बदलाव में बदलाव आ रहा है, थिंकिंग में बदलाव आ रहा है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी। तो जब बच्चा पढ़ने का शौक रखता है, पढ़ाई करता है, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। तो यही हमारे अब डिफेंस डील में देख रहे हैं, पर इसमें समय लगेगा, क्योंकि आपने अभी जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, लाइसेंस प्रोडक्शन करेंगे, 6-7 साल लगते हैं। R&D आपने अब शुरू करनी है। सबसे मिनिमम R&D हम खर्च करते थे, तभी कुछ नहीं था हमारे पास में जी। इसलिए नहीं था। अब धीरे धीरे सारा ठीक होगा। हम ये प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि अब हमारे लोगों को सबुद्धि दी जाए और हम ढंग से अब अपना काम, देश की सुरक्षा का काम कर सके। नहीं तो चाइना के पास 50,000 स्क्वायर किलोमीटर क्यों पड़ा हुआ है सन 62 से? क्योंकि आपने उसको अनदेखी की और कहा तुम्हारा घास भी नहीं उगती। ये कोई तरीका है? ये प्रॉब्लम अगर ऐसी रही तो कल दिल्ली में बैठा होगा चाइना, जैसे कि पाकिस्तान आने वाला था 65 नहीं, में। लेकिन बख्शी साहब, उसके पहले हम आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, उसके पहले हम आत्मनिर्भर हो चुके होंगे और हम भी टेक्नोलॉजी से लैस हो चुके होंगे, तो शायद चाइना 10 बार सोचेगा ऐसी गलती करने से पहले। साहनी साहब जी, साहनी साहब मेरे साथ मौजूद है। साहनी साहब, एक बड़ा खेल है, बड़ा खेल इसलिए है क्योंकि अमेरिका विकसित देश है और विकसित होने के पीछे यह है कि वो R&D पर ज्यादा काम करता है और पूरा विश्व अमेरिका की R&D को लेना चाहता है, उसकी टेक्नोलॉजी को लेना चाहता है, वो उसे अपने यहां लेना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना आसान नहीं है। लेकिन जो खेल, जो करार बातचीत चल रही है, टेक्नोलॉजी को लेकर जो बातचीत चल रही है, R&D को लेकर बातचीत चल रही है, एक अगर आम, क्योंकि देश के नागरिकों के लिए, देश के आम लोगों के लिए कि भाई देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन इसका फायदा हमें क्या, हमें क्यों और हमें कैसे होगा, इसे वो समझना चाहते हैं। सरल भाषा में, आसान भाषा में, देश के आम आदमी को फायदा कैसे होगा इस मुलाकात का? सरल भाषा में कहना चाहूँ मनोज जी, आपने भी बोला 9 साल और बख्शी जी ने भी कहा 9 साल, तो 9 साल में सबसे बड़ा फर्क यह है कि हम शर्म शेख से बालाकोट की तरफ पहुंच गए हैं। सो नाउ ये इंडिया वो नहीं है which is going to take lying down. This India is not going to be driven by coterie. But having said that, मैंने जो अपनी पर्सनल लाइफ में नोटिस किया, आज मैं 30 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और आज आ भी रहा हूँ, कि अमेरिका को एक गेम समझ आ गई थी बहुत साल पहले कि we will do R&D. We don't want to really produce because there is China to produce, now there is Vietnam to produce, India will produce. तो उन्होंने शुरू से ही R&D में पैसा लगाना शुरू किया। अब यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में चले जाएंगे, आपको वहां कोई गोरा नहीं नजर आएगा, पर उनकी कॉफी का टेस्ट दुनिया भर में सेम है। आप जिलेट में देखेंगे, कोक में देखेंगे, पेप्सी में देखेंगे, बोइंग्स में देखेंगे आप, तो दे अंडरस्टूड दैट वी विल डू R&D एंड देन उसका मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स हम अपने पास रख के देन वी विल लेवरेज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर नॉट unfortunately like China, which was only a rice producing nation and there are no civil liberties. Indians are intelligent people and I don't need to speak on this, ये सारी दुनिया जानती है। तो जैसे ही ये टेक्नोलॉजी की ट्रांसफरेंस होगी, भले वो GE के इंजन बनेंगे या डसॉल्ट यहाँ पे असेंबल होंगे, तो उसके बाद हम we will further work on the technology and then we will start exporting to other countries also. तो इंडिया की इसमें डबल गेन है। नॉट ओनली डू वी इनहेरिट द डिफेंस कैपेबिलिटीज बट वी आल्सो इनहेरिट द टेक्नोलॉजी एंड द रिसर्च दैट अमेरिका हैज डन फॉर मेनी इयर्स। इतनी प्यार से, इतनी जल्दी अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक अपने इंजन HAL को बनाने को नहीं देता। उसामा बिन लादेन का जो रॉकेट उसके कंपाउंड में गिरा था, वो इट इज सेड कि वो चाइनीज उठा के ले गए थे बिकॉज दे वांटेड टू डिकंस्ट्रक्ट। तो हमारा सबसे बड़ा गेन ये रहेगा इसमें कि नॉट ओनली आर वी गेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
we are competent and capable to further work on it and then re-export it to countries which are a market for it. Thank you, Manoj ji. जी, आदित्य कोठारी हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत ने हमेशा एक संकेत दिया है और वो संकेत है संतुलन का, वो संकेत है बैलेंस का, क्योंकि वो कभी किसी की गोद में जाकर नहीं बैठा। वो अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ बराबरी के साथ बातचीत कर रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका की गोद में जाकर नहीं बैठा। वो रशिया के साथ, रूस के साथ बातचीत करता है, वो बराबरी के साथ बातचीत करता है, तमाम मुद्दों पर जिक्र करता है। वो उसके सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर कहता है कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है और बातचीत एक रास्ता है। भले ही आप यूक्रेन से लड़ रहे हैं, लेकिन ये भारत ही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद पुतिन से इस बात का जिक्र करते हैं आमने सामने बैठ के। लेकिन एक कूटनीति है, विदेश नीति है, और भारत ने हमेशा इसमें संतुलन बना के रखा है। तो ऐसे दौर में, तब जबकि चाइना आपकी ओर देख रहा है, वो अमेरिका की ओर देख रहा है, वो इस मुलाकात को बेहतर तरीके से नहीं समझ रहा है, रूस भी दूर खड़े होकर यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर भारत की कूटनीति क्या है, विदेश नीति क्या है, क्या अमेरिका के बहुत नजदीक तो नहीं जा रहे। तो ये संतुलन है, ये मुलाकात है। इस मुलाकात का संतुलन कैसा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा? मनोज जी, बहुत ही खूब सवाल आपने पूछा है। ये मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किया पिछले 2 दिनों से, तो इसके ऊपर मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया जी। तो एक तो देखिए, हमें ये देखना होगा कि समवेयर और दी अदर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पॉलिटिकल पूर्वज थे नेहरू जी के टाइम से राइट अप टू मनमोहन सिंह, हमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक तरीके से वो अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करके रखे। तो वो श्रेय हम उनसे नहीं ले सकते। हाँ, उन्होंने गलतियां बड़ी की। विंग कमांडर साहब ने भी कहा कि उन्होंने हमें वो मौका नहीं दिया कि आज हिंदुस्तान को जिस हिसाब से एक अपनी इंडिपेंडेंट फाइटर जेट इंजन की जरूरत थी, वो बनाने की सहनशीलता हमें थी, पर उन्होंने हमें रोक के रखा, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दिए। तो वहां पर उनकी गलतियां हैं, उनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। रहा बात ओवर द लास्ट 9 years, मोदी साहब ने एक वो किरदार निभाया है इन दिस ग्लोबल पॉलिटिक्स डोमेन, जहां पर वो उभर के आते हैं एज अ पीस मेकर। आज रूस चीन का जो एक नेक्सस है और यूएस और नेटो प्लस का जो एक नेक्सस है, उसमें अगर कोई बीच में अगर वाकई में कोई अगर वो एक किरदार निभाता है, तो वो हिंदुस्तान है, जो कि दोनों साइड को यही सलाह दे रहा है कि भाई हमें एक पीस की तरफ जाना पड़ेगा, हमें एक सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। जंग एक सोल्यूशन नहीं है। निकी एशिया जो जापान की जो एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल प्रिंट हुआ कि वेस्ट में गुर्बत नहीं आने का जो मेजर कारण है वो ये है क्योंकि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद के सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल कर रहा था। सो इंडिया को उस हिसाब से क्रेडिट दिया गया है कि इंडिया इज कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन द वेस्ट। तो ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। और रहा बात जहां पर आप कह रहे हैं रूस का एक डायमेंशन, हाँ, मॉस्को इस पूरी ट्रिप को बड़ी बारीकी से बैठ के देख रहा होगा, बिकॉज रूस ने कहीं ना कहीं हमें एक ट्रिक किया है। हमारे डिफेंस सिस्टम के जो भी हमारे एक डिमांड थे, उसको फुलफिल जरूर किया है उन्होंने, पर कभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कभी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दिया। जो भी हमें टेक्नोलॉजी दिया गया, सारे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी दिए गए। तो यहां पर हिंदुस्तान अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से लेवरेज कर सकता है, जहां वो रूस और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों से काम कर सकता है, एंड दोनों से अपने हिसाब से व्हाटएवर उनके हिसाब से जो भी सही चीज है, हिंदुस्तान आवाम के लिए जो भी सही चीज है, वो चीज को वो प्रोक्योर कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम। कोठारी साहब आपका भी शुक्रिया करेंगे, सानी साहब आपका, और शुक्रिया करेंगे बख्शी साहब का, जिन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। आपको बता दें कि ठीक रात 10 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन संयुक्त स्टेटमेंट देंगे और वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में आखिर क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही।